हेलो बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है प्राचीन भारत में मंत्रिपरिषद। आज हम लोग मंत्रिपरिषद के बारे में जानेंगे। सबसे पहले मंत्रिपरिषद होती क्या थी, उसके बाद मंत्रिपरिषद में कितने सदस्य होते थे तथा मंत्रियों की क्या योग्यताएं होती थी। उसके बाद मंत्रियों के विभिन्न पद, नाम और उनके कार्य क्या होते थे तथा अंत में मंत्रिपरिषद के महत्व को समझेंगे। तो चलिए बच्चों, आज का अपना टॉपिक मंत्रिपरिषद हम लोग स्टार्ट करते हैं। प्राचीन भारत में मंत्रिपरिषद। इतिहास का भली भांति अवलोकन करने से यह ज्ञात होता है कि राजा ने सर्वदा अपनी सहायता हेतु मंत्रियों को निर्वाचित किया। अर्थात अगर हम लोग इतिहास को भली भांति अध्ययन करें तो यह ज्ञात होगा कि राजा ने अपनी सहायता के लिए मंत्रियों को नियुक्त किया था। उसने कभी भी व्यक्तिगत रूप से शासन नहीं किया। वह अकेले शासन नहीं करता था, वह मंत्रियों के साथ मिलकर ही शासन करता था। एक व्यक्ति में सभी प्रकार के कार्य की क्षमता का होना असंभव था। किसी भी एक व्यक्ति के अंदर सभी कार्य करने की क्षमता नहीं हो सकती। अतः राजा को हर कार्य में सहायता देने हेतु मंत्रिपरिषद की व्यवस्था की गई थी। राजा की सहायता के लिए प्राचीन काल में मंत्रिपरिषद की व्यवस्था की गई थी। राजा से यह अपेक्षा की जाती थी कि वह प्रत्येक प्रमुख विषयों में मंत्रिपरिषद की सलाह से ही कोई कार्य करे। राजा को कोई भी कार्य करने से पहले अपने मंत्रिपरिषद से सलाह लेनी पड़ती थी। उसके पश्चात ही वह कोई कार्य करता था। राजा मंत्रिपरिषद से सलाह तो लेता था, लेकिन राजा के ऊपर कोई भी राय थोपी नहीं जा सकती थी। उस राजा को मूर्ख राजा की संज्ञा दी गई थी जो बिना मंत्रियों की सलाह से कार्य करता था। प्राचीन काल में उस राजा को मूर्ख माना जाता था जो बिना मंत्रियों की सलाह से कोई कार्य करता था। राजा के अधिकार एवं कर्तव्य उत्तरोत्तर बढ़ते चले गए। राजा का अधिकार और कर्तव्य धीरे धीरे बढ़ता चला गया और इनके साथ साथ ही इन मंत्रियों का महत्व भी बढ़ता गया। जैसे जैसे राजा के कर्तव्य और महत्व बढ़ते गए, वैसे ही इन मंत्रियों के भी महत्व बढ़ता गया। उन्हीं मंत्रियों की अति आवश्यकता के कारण आगे चलकर मंत्रिपरिषद नामक संस्था का उद्भव हुआ। बच्चों, अब तक हम लोगों ने जाना कि ये मंत्रिपरिषद क्या थी। अब जानेंगे हम लोग कि मंत्रिपरिषद में कितने सदस्य होते थे। वास्तव में मंत्रिपरिषद के मंत्रियों की संख्या उस राज्य की आबादी पर आधारित होती थी। मतलब राज्य में अगर आबादी ज़्यादा है तो उसके आधार पर ही मंत्रियों के सदस्य भी चुने जाते थे। महाभारत के अनुसार मंत्रिपरिषद में 4 ब्राह्मण, 8 क्षत्रिय तथा 21 वैश्य निर्धारित होते थे। महाभारत से यह पता चलता है कि मंत्रिपरिषद में 4 ब्राह्मण होते थे, 8 क्षत्रिय होते थे और 21 वैश्य होते थे। इस विषय में अनेक राज्यशास्त्रीय प्रणेताओं के विचारानुसार मंत्रियों की संख्या, इसी विषय में अनेक राज्यशास्त्रकारियों ने अपने विचार प्रस्तुत किए हैं और उनके अनुसार मंत्रियों की संख्या 7, 8 और 16 होनी चाहिए। 7, 8 और 16 इसका अर्थ है कि 7 ब्राह्मण होने चाहिए मंत्रिपरिषद में, 8 क्षत्रिय होने चाहिए और 16 शूद्र होने चाहिए। इसी क्रम में कौटिल्य के अर्थशास्त्र में भी तथा बृहस्पति के स्मृति के अनुसार
मंत्रियों की संख्या क्रमशः 12, 16 और 20 होती है। इस प्रकार बच्चों हमने जाना कि महाभारत में मंत्रिपरिषद में 4 ब्राह्मण, 8 क्षत्रिय और 21 वैश्य का विधान था और अर्थशास्त्र और बृहस्पति स्मृति के अनुसार मंत्रियों की संख्या क्रमशः 12, 16 और 20 होती है। अब बच्चों हम लोग जानेंगे कि मंत्रियों की प्राचीन भारतीय प्रशासनिक व्यवस्था के अंतर्गत मंत्रियों के जनहित की दृष्टि में व्यापक उत्तरदायित्वों का निर्वाह करना पड़ता था। ऐसी स्थिति में राजा के सहायता तथा परामर्श हेतु योग्य मंत्रियों की आवश्यकता थी। अब इन मंत्रियों के लिए कौन कौन सी योग्यताएं होती थी, उस विषय में हम लोग विस्तार से समझेंगे। पहली योग्यता तो थी कि उच्च कुलगत योग्यता या उच्च कुल में जन्म। प्राचीन ग्रंथों में राजा के सहस्त्रार्थ मंत्रियों के लिए उच्च कुल में जन्म लेने की योग्यता को विशेष महत्व प्रदान किया गया है। अतः राजा के लिए यह एक मुख्य आधार बन गया है कि मंत्रियों की नियुक्ति में इस योग्यता को वरीयता दी जाए। महाभारत में इस तथ्य का विवेचन किया गया है कि मंत्रियों को कुलीन वंशी होना चाहिए। बच्चों, अगर इसको हम लोग संक्षेप में समझे तो मंत्री पद प्राप्त करने के लिए सर्वप्रमुख उस व्यक्ति को का कुलीन वर्ग या कुलीन वंश या उच्च कुल में जन्म लेना आवश्यक होता था। अगर कोई व्यक्ति अगर उच्च कुल में जन्म नहीं लिया है तो वह मंत्री पद पाने योग्य नहीं था। दूसरी जो मंत्रियों की प्रमुख योग्यता होती थी वो आयु संबंधी योग्यता होती थी। अब इन मंत्रियों की आयु संबंधी योग्यता में क्या होता था, कम से कम उन मंत्रियों की आयु 50 वर्ष होनी चाहिए। जो व्यक्ति 50 वर्ष का होता था वही इस पद के योग्य होता था। तथा तीसरी जो प्रमुख योग्यता होती थी वो चारित्रिक योग्यता होती थी, अर्थात जो चरित्र से सात्विक हो, उसके अंदर ना काम हो, ना क्रोध हो और ना ही लोभ हो। वही अगली योग्यता है बच्चों राजभक्ति की योग्यता। राजभक्ति की योग्यता के अंतर्गत मंत्री का राज्य के प्रति प्रेम का होना आवश्यक होता था। वही नेक्स्ट बच्चों मूल निवास की योग्यता। मूल निवास के अंतर्गत जो मंत्री पद प्राप्त करना चाहता है, जिस राज्य में प्राप्त करना चाहता है, उसको उसी राज्य का निवासी होना आवश्यक होता था। और नेक्स्ट है आपका आनुवंशिकता की योग्यता। आनुवंशिकता की योग्यता का अर्थ ये होगा कि अगर उसके पूर्वज भी राजकीय परिवारों में कार्यरत रहे हों तो वह मंत्री पद प्राप्त कर सकता था। तो इस आधार पे मंत्रियों की जो योग्यताएं होती थी उसमें प्रमुख था वो उच्च कुल में जन्म लिया हो, तथा दूसरा था आयु संबंधी जो योग्यता थी वो 50 वर्ष का हो, उसके अंदर चारित्रिक योग्यता हो, राज्य के प्रति राजभक्ति की योग्यता हो, मतलब राज्य के प्रति उसके अंदर अथाह प्रेम हो, मूल निवास की योग्यता हो तथा आनुवंशिकता की योग्यता हो। अब हम लोग अगले पॉइंट पे चलेंगे कि मंत्रियों के जो विभिन्न पद थे और नाम और उनके जो कार्य थे वो कौन कौन से होते थे। मंत्रियों के पद, नाम और उनके कार्य को हम लोग समझते हैं कि पहले जो मंत्रियों के जो पहले थे वो पुरोहित होते थे। अब पुरोहितों का कार्य क्या होता था, पुरोहित धार्मिक कार्यों का संपादन करते थे। ये धार्मिक कृत्य प्रधान व्यक्ति होते थे। और नेक्स्ट जो होते थे वो प्रतिनिधि होते थे। प्रतिनिधि ये राजा की अनुपस्थिति में कार्य करते थे। जब राजा राज्य में नहीं होता था तब ये प्रतिनिधि जनता का प्रतिनिधि करते थे। और नेक्स्ट है हमारे प्रधान।
प्रधान का क्या कार्य होता है, ये मंत्रियों में सर्वोच्च होते थे। जितने भी मंत्री होते थे उनमें ये सर्वोच्च होते थे। नेक्स्ट है हमारे सचिव। सचिव का कार्य क्या होता है, ये युद्ध विषयक का निरीक्षण करते थे। युद्ध करने से पहले क्या आवश्यक है उनकी ये समय समय पे निरीक्षण करते थे। हमारे नेक्स्ट है मंत्री। मंत्रियों का कार्य था राजा को सलाह देना तथा राजा को समय समय पर नीति का अनुसरण कराना ही मंत्री का कार्य होता था। नेक्स्ट है हमारे प्राण विभाग। प्राण विभाग नीति शास्त्रों का पूर्ण ज्ञाता होता था। यह न्याय विभाग का मुख्य न्यायाधीश होता था। पंडित धर्म ज्ञाता होता था। पंडित के हाथ में धर्म का निरीक्षण होता था, उसको धर्म के विषय में पूर्णतः ज्ञान होता था। अब नेक्स्ट है हमारे सुमंत। सुमंत को वित्त मंत्री कहा जाता था। इनके हाथों में पूरा कोषागार होता था, इनको कोषाध्यक्ष भी कहते थे। हमारे नेक्स्ट मंत्री है अमात्य। अमात्य भूकर प्रबंधकर्ता कहे जाते थे। इनको राज्य की संपत्ति का अवलोकन करने वाला समझा जाता था। यह ग्रामों, वनों, भूमि और अन्य देश की संपत्ति का पूर्ण अवलोकन करके उसका लेखा जोखा अपने पास रखता था। हमारे जो लास्ट हैं मंत्रिपरिषद के सदस्य वो हैं दूत। इनके हाथों में राजनीति विभाग था। ये अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को बनाने के उद्देश्य से उस समय दूत का निर्वाचन करते थे। अब तक बच्चों हम लोगों ने मंत्रिपरिषद के सदस्यों के बारे में, उनके पद और नाम और उनके कार्यों के बारे में जाना। अब हम लोग मंत्रिपरिषद के महत्व को समझेंगे। तो राजा की दृष्टि में मंत्रिपरिषद का काफ़ी सम्मान था। राजा के कार्यों में मंत्रिपरिषद रोक डालती थी और उसको स्वेच्छाचारी बनने से रोकती थी। जब कभी राजा स्वेच्छाचारी हो जाता था या अपने इच्छा के अनुसार कार्य करने लगता था तो मंत्रिपरिषद को यह अधिकार प्राप्त था कि वह राजा को रोक सके। इसी प्रकार मौर्य सम्राट चंद्रगुप्त के मंत्री के हाथों में शासन का होना उसके महत्व को अधिक स्पष्ट कर देता है। सभी धर्म ग्रंथ तथा अन्य महत्वपूर्ण ग्रंथ भी इस विषय में एक मत रखते हैं कि राजा को अपनी मंत्रिपरिषद की स्वीकृति के बिना किसी प्रकार के कार्य को व्यक्तिगत रूप से नहीं कर सकता था। इसी प्रकार डॉक्टर अल्टेकर ने सही ही कहा है कि जब राजा अधिक शक्तिशाली होते थे तो राज्य शक्ति उनमें निहित रहती थी। मंत्रियों के सबल होने पर शासन सत्ता उनमें परिवर्तित हो जाती थी। सामान्य रूप में यह शासन सत्ता दोनों राजाओं एवं मंत्रियों में बटी रहती थी और शासन उन दोनों शक्तियों के ऊपर आधारित रहता था। मतलब जो शासन का जो आधार था, जो बागडोर थी, वो राजा और मंत्री दोनों के हाथों में होती थी। तो बच्चों आज आप लोग मंत्रिपरिषद के सदस्य, उनकी योग्यता, उनके नाम और उनके कार्य और उनके महत्व को आप लोगों ने अच्छे से समझ लिया होगा।